बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर यानी सिपाही, क्लर्क, नर्सिंग या नायब खतीब का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए सारे पास टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखें और अपना इजीली आसानी से टेस्ट पास करें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और यहीं पे एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आप लोगों का टेस्ट होता है ये उर्दू में होता है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं, बाकी सारा टेस्ट उर्दू में होता है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक खाली जगह पुर करें। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर एक है, हम मैनी अल्फाज को डैश कहते हैं। तो हम मैनी अल्फाज को मुतरादफ कहते हैं। मीम ते रे अलिफ दाल फे मुतरादफ, जैसा कि राज, भेद, ये हम मैनी अल्फाज हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अल्फाज आपस में मुखालफ हों वो क्या कहलाते हैं। जो अल्फाज आपस में मुखालफ हों वो डैश कहलाते हैं, तो वो मुतजाद कहलाते हैं। मीम ते जे अलिफ दाल मुतजाद, वो क्या कहते हैं, मुतजाद कहलाते हैं। जैसा कि दिन रात, लड़का लड़की, ये आपस में मुतजाद है। तो ये आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर दो है, कुरा के अंदर मखसूस नुक्ता डैश कहलाता है। तो कुरा के अंदर जो मखसूस नुक्ता वो मरकज़ कहलाता है। मीम रे काफ से मरकज़, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक कुरा है, इसके बीच में जो नुक्ता है वो क्या कहलाता है, वो मरकज़ यानी सेंटर, मरकज़ कहलाता है। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर तीन है, ताजमहल डैश शहर में वाक़ है। तो ताजमहल भारत इंडिया में वाक़ है। शहर कौन सा, यहाँ पे शहर पूछा गया है तो आगरा शहर में। ताजमहल आगरा शहर में वाक़ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह था, शाहजहाँ। मुगलिया सल्तनत का मतलब मुगलिया दौर का एक बादशाह था शाहजहाँ, उसने मतलब कि जो ताजमहल बनवाया था अपनी मुमताज़ के लिए। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर चार है, कुरान मजीद में नाम अहमद डैश बार आया। तो कुरान मजीद में जो नाम अहमद वो एक मरतबा आया, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन कुरान मजीद में जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितनी मरतबा आया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो 4 मरतबा आया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा और नाम अहमद 1 मरतबा आया, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर 5 है, आपकी अम्मी की एक ही बहन है। आपकी अम्मी की एक ही बहन है, उसके बेटे की खाला आपके साथ क्या रिश्ता, यानी उसके बेटे की खाला का आपके साथ क्या रिश्ता है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस यानी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, मतलब है कि बेसिक की इतना मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपकी जो अम्मी है उसकी एक ही बहन है, मतलब है कि आपकी जो अम्मी की सिर्फ एक ही बहन है। तो जो आपकी अम्मी की बहन है उसके बेटे की खाला का आपके साथ क्या रिश्ता है, यानी उसके जो बेटे, जो मतलब आपकी अम्मी की जो बहन है उसके जो बेटे की मतलब है कि खाला का आपके साथ क्या रिश्ता है, यानी उसकी जो बेटे की खाला है वो मेरी अम्मी हुई। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी अम्मी, वो मेरी अम्मी कहलाती है, यानी उसके बेटे की जो खाला है वो उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है, अम्मी का। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर 6 है, रकबे के लिहाज से डैश पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। तो रकबे के लिहाज से कौन सा मतलब है कि शहर पाकिस्तान का सबसे मतलब है कि बड़ा ज़िला है, तो वो है चागी। ये आप लोगों ने याद रखना है। रकबे के लिहाज से चागी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है, चागी, चे अलिफ गैन, ये चागी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर ये पूछा जाए कि मतलब रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का जो सूबा सबसे बड़ा कौन सा है रकबे के लिहाज से, तो वो है बलोचिस्तान। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रकबे के लिहाज मतलब है कि पॉपुलेशन यानी आबादी के लिहाज से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तो वो है कराची। और दूसरे नंबर पर आबादी के लिहाज से जो बड़ा शहर है वो है लाहौर, और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद। ये आबादी के लिहाज से ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर 7 है, रस्म का जमा डैश है, यानी रस्म की जमा बतानी है। तो रस्म की जो जमा है रसूम, रे सीन वा मीम, रस्म की जमा क्या है, रसूम। तो सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर 8 है, एक गाड़ी ने 200 किलोमीटर का फासला 4 घंटों में तय किया और वो गाड़ी 300 किलोमीटर डैश घंटों में तय करेगी। यानी एक गाड़ी है जो कि जिसने 200 किलोमीटर का फासला 4 घंटों में किया। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 300 किलोमीटर का फासला वो कितने घंटों में करेगी। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एक ही तरीके से हल करेंगे। आप लोगों को बता देता हूँ कि अब वो कह रहे हैं कि एक गाड़ी ने 200 किलोमीटर का फासला 4 घंटों में किया, तो आप क्या करेंगे, 200 को 4 से तकसीम कर देंगे। तो 200 को 4 से तकसीम किया तो इसका जवाब कितना आता है, इसका जवाब आता है सिर्फ 50। इसका जवाब आता है 50, यानी एक मतलब एक घंटे में वो कितना सफ़र करती है गाड़ी, 50 किलोमीटर करती है। तो हमें बताना है 300 का। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जवाब आया था 50 को हम इस 300 के साथ मतलब एक फिर तकसीम कर देंगे। तो 50 को इस 300 के साथ तकसीम करेंगे तो उसका जवाब 0 0 से कट गया, 5 एकम 5, 5 का 30, यानी हमारा जवाब कितना है 6।
तो यहाँ पे मतलब एक 6 आ जाएगा, यानी एक गाड़ी 200 किलोमीटर का फासला 4 घंटों में करती है और 300 किलोमीटर का फासला 6 घंटों में करती है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यानी इसको तकसीम किया 4 के साथ और इसका जो जवाब आया उसको फिर 300 के साथ तकसीम कर दिया, तो हमारा जवाब आ गया 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का, जो नंबर 9 है। ए बी का बाप है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि वो कह रहा है कि ए जो है वो बी का बाप है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। बताओ ए और बी का क्या रिश्ता है। तो सोचने वाली बात है कि वो कह रहा है कि ए बी का बाप है, मतलब ए बी का बाप है, लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। तो मतलब है कि ए बी का बाप भी है, लेकिन आगे कह रहा है कि बी ए का बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है तो इसका उनका आपस में ए बी का क्या रिश्ता हो सकता है, फिर बेटी का रिश्ता हो सकता है, बेटी बाप का रिश्ता हो सकता है, और तो कोई रिश्ता बचा नहीं। तो इसका राइट आंसर है डॉटर बेटी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो मतलब है कि क्या है, इसका बेटी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 10 है। सुलह हदैबिया की रूह से मुसलमान डैश साल तक जंग नहीं करेंगे। तो सुलह हदैबिया की रूह से मुसलमान 10 साल, ये मुआहदा हुआ था सुलह हदैबिया का, 10 साल तक जंग नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। और सुलह हदैबिया कब हुआ था, 6 हिजरी को, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 6 हिजरी को सुलह हदैबिया हुआ था। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसा कि गज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था, गज़वा अहद 3 हिजरी को, और गज़वा खंदक या गज़वा अज़ाब 5 हिजरी को, सुलह हदैबिया 6 हिजरी को, और फ़तह मक्का 8 हिजरी को, और गज़वा तबूक 9 हिजरी को, हज भी 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। नमाज मतलब है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सारी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 11 है। जंगल में मंगल होने का डैश मतलब है। तो जंगल में मंगल होने का मतलब है खुश होना, जंगल में मंगल होने का मतलब है खुश होना। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 12 है। गज़वा बदर में डैश मुसलमान शहीद हुए। तो हमें यह बताना है कि ये मुसलमानों और जो काफिरों के दरमियान जो बड़ी लड़ाई थी, पहली लड़ाई गज़वा बदर, उसमें मुसलमान कितने शहीद हुए थे। तो उसमें मुसलमान शहीद सिर्फ 14 हुए थे, 14 मुसलमान शहीद हुए थे। लेकिन अगर कफ़ार की बात करें तो गज़वा बदर में कफ़ार 70 शहीद हुए थे, 70 पकड़े गए थे, बाकी सारे भाग गए थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे ये भी बताता चलो कि गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, 313, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 और कफ़ार की तादाद तकरीबन 1000 के लगभग थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो गज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था और मुसलमानों को फतह हुई थी गज़वा बदर में। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 13 है। ज्योमेट्री का मतलब डैश की पैमाइश, यानी जो ज्योमेट्री का मतलब किसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ज्योमेट्री बेसिकली ज़मीन की पैमाइश के लिए, यहाँ पे हमारा जवाब होगा ज़मीन। जो ज्योमेट्री का जो मतलब है कि मतलब डैश की पैमाइश है, ज़मीन की पैमाइश है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। ज्योमेट्री का मतलब ज़मीन की पैमाइश है। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 14 है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर डैश मुल्क है। तो जो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन ये जो 14 नंबर पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान डैश मुल्क है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि पाकिस्तान डैश मुल्क है तो आप बताएंगे तरक्की पजीर। अगर सिर्फ पूछा जाए कि पाकिस्तान डैश मुल्क है तो आप लोग क्या बताएंगे, तरक्की पजीर। लेकिन इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर डैश मुल्क है, तो पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर यानी पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो मतलब ज़रई है, क्योंकि ज़राअत ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होती है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि अगर सिर्फ पाकिस्तान पूछा जाए कि पाकिस्तान डैश मुल्क है तो पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। अगर पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पूछा गया है तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो है ज़राअत, तो यहाँ पे आएगा ज़रई मुल्क है। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 15 है। आतिशफ़शानी अमल से डैश वजूद में आता है। तो आतिशफ़शानी का जो अमल है उससे लावा वजूद में आता है। लाम अलिफ ला वा हे यल वा अलिफ लावा, मतलब है कि आतिशफ़शानी अमल से लावा वजूद में आता है। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 16 है। इस्लाम इंसानों को डैश बुनियाद पर मुमताज़ करता है। मुमताज़ करना मतलब है कि उसको ज़्यादा वैल्यू देता है। इस्लाम इंसानों को डैश बुनियाद पर मुमताज़ करता है, यानी ज़्यादा वैल्यू देता है, तो ज़्यादा इज्जत देता है, तो वो ईमान व अकीदा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इस्लाम इंसानों को ईमान व अकीदा की बुनियाद पर मुमताज़ करता है। तो मतलब है कि ये आप उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 17 है। तो खोजक सुरंग डैश मुल्क में वाक़ है। तो खोजक जो सुरंग है वो किस मुल्क में वाक़ है हमें बताना है। तो खोजक जो सुरंग है वो पाकिस्तान में ही वाक़ है, लेकिन मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने मुल्क पूछा है तो हम बताएंगे पाकिस्तान। खोजक इस खे से भी हो सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, मतलब ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी खे से भी लिखा जा सकता है, तो एक ही मतलब एक सुरंग का नाम है। तो जो खोजक सुरंग है ये डैश मुल्क में वाक़ है पाकिस्तान में, लेकिन ये सूबा पूछा जाए कि किस सूबे में वाक़ है, तो सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और खोजक सुरंग अगर जगह पूछी जाए कि किस जगह पाकिस्तान में किस जगह वाक़ है, तो वो किला अब्दुल्ला। जो खोजक सुरंग है वो किला अब्दुल्ला, सूबा बलूचिस्तान
कंट्री पाकिस्तान में वाक़ है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 18 है, सीरीज़ मुकम्मल करनी है। 2, 4, 16 आगे कौन सा जवाब आएगा यहाँ पे हमें बताना है। तो सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना होता है कि ये ताक अदाद की सीरीज़ है, तो सीरीज़ या ताक अदाद में होगी या जुफ्त अदाद में, या डबल सीरीज़ होगी या सिंगल सीरीज़ होगी, या इसमें चीज़ें जमा हो रही होती हैं, या नफ़ी या ज़रब या तकसीम। तो इस सीरीज़ को हल करते हैं। देखें 2 से आगे 4 बना, 4 से आगे 16, 16 से आगे कितना बनेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 बन गया, तो इस 4 को 4 से ज़रब किया तो ये 16 बन गया। हमें पता चल गया 2 को हम मतलब कि उसी रकम को उसी से ज़रब करते हैं तो अगला जवाब आता है। 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 बन गया, 4 को 4 से ज़रब किया, इस 4 को 4 से ज़रब किया तो 16 बन गया। आगे क्या करेंगे, 16 को 16 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 16 को 16 से ज़रब करेंगे, कितना जवाब आएगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे और लाजमी बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप अपने टेस्ट के हवाले से तहरीरी इम्तिहान पास करने में कितने मतलब है कि परसेंट मतलब है कि तैयारी कर रहे हैं। तो आप लाजमी मुझे बताइएगा। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 19 है, अगर 20 कुत्तों और 30 बकरियों की टांगें 200 हों तो 7 कुत्तों और 13 बकरियों की टांगें डैश होंगी। तो देखिए वो कह रहे हैं कि 20 कुत्तों और 30 बकरियों की टांगें 200 हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि एक कुत्ते की टांग टांगें कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और एक बकरी की टांगें भी 4 होती हैं। तो यानी अगर 20 को और 30 को जमा किया जाए तो कितना बनता है, 50। तो 50 को हम 4 से ज़रब करें, कितना बनता है, 4 से 4 5 20, 200। मतलब है कि 30 और मतलब 30 कुत्तों और 20 कुत्तों और 30 बकरियों की टांगें कि 200 हैं। तो हमें आगे बताना है कि 7 कुत्तों और 13 बकरियों की। बहुत ही कॉमन सवाल है, आसान सवाल है। हम क्या करेंगे, 7 कुत्तों यानी एक कुत्ते की 4 टांगें ना, 7 चौका कितना 28, यहाँ पे हम 28 लिख देते हैं। आगे 13 बकरियों तो मतलब एक बकरी की 4 टांगें हैं तो 13 चौका 10 चौका 40, 13 चौका 52। तो इसमें हम 52 को जमा कर देंगे, 8 2 10, 0 1 हासिल, 5 2 7 1 8 यानी 80। तो इसका हमारा जवाब कितना आया कि 7 कुत्तों और 13 बकरियों की टांगें कितनी है, 80 है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें यह भी आ सकता है, कोई परिंदे का नाम ही दे सकते हैं क्योंकि परिंदे की तो दो टांगें होती हैं। तो आप लोगों ने उस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है। ये नहीं समझना कि सेम यही क्वेश्चन, क्योंकि जो पास्ट पेपर जो क्वेश्चन होते हैं ये मतलब है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन उन जैसे और मतलब है कि बना लेते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट का भी पता होना चाहिए कि सीरीज का मतलब एग्जैक्ट ये ना आए, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा लेकिन तरीका हल करने का एक ही होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 20 है, पाकिस्तान की सालगिरह डैश दिन मनाते हैं। तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान की जो सालगिरह है वो आप लोगों को पता है 14 अगस्त को हर साल मनाई जाती है। 14 अगस्त को हर साल मनाते हैं पाकिस्तान की सालगिरह। क्वेश्चन की तरफ, तो सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त या गलत जवाब की निशानदेही करनी है। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रही है। ये मतलब उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया है कि क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रही है। तो ये हमें इसमें बताना है दुरुस्त या गलत। तो ये गलत है, इसका सही ये है क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, ये ठीक होगा। तो ये क्या है कि क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रही है, ये गलत है। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 2 है, वक्त के लिहाज से 4 ज़माने होते हैं। तो बिल्कुल ये भी गलत है, वक्त के लिहाज से 4 ज़माने नहीं होते, 3 ज़माने होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मौजूदा जो अभी आप वीडियो सुन रहे हो, एक होता है मतलब एक गुजरा हुआ जो आप वीडियो से पहले मतलब एक जो काम कर रहे थे वो अभी गुजर गया है तो वो गुजरा हुआ ज़माना, एक होता है आने वाला यानी इस वीडियो को सुनने के बाद जो आप काम मतलब सोच रहे हो करोगे वो आने वाला। यानी 3 ज़माने होते हैं, एक गुजरा हुआ, एक मौजूदा और एक आने वाला। तो ये गलत है। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 3 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो रूहुल्लाह है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो रूहुल्लाह है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मतलब कि लक़ब था वो कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब कलीमुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो खलीलुल्लाह। ये भी आप लोगों ने याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई वो अंजील थी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान मजीद में जो नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। कुरान मजीद में नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 2 का जो जुज़ नंबर 4 है, मुसलस के 5 अज़ला होते हैं। तो ये भी गलत है, मुसलस के 5 अज़ला नहीं होते, मुसलस के इस तरह के मुसलस होते हैं, मुसलस के सिर्फ 3 अज़ला होते हैं। तो ये गलत है। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 5 है, पाकिस्तान 5 दरियाओं की सरजमीन है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान 5 दरियाओं की सरजमीन है। पाकिस्तान में तो टोटल 24 दरिया हैं, पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है दरिया सिंध यानी अंडस रिवर, और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा है दरिया रावी। तो पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, यहाँ पे अगर पाकिस्तान की जगह अगर पंजाब होता तो बिल्कुल ठीक था। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है, तो ये मतलब एक पाकिस्तान 5 दरियाओं की सरजमीन है, ये गलत है। पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं, और बड़ा दरिया दरिया सिंध और छोटा दरिया रावी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 2 का जो नंबर 6 है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, कुरान मजीद में जो सबसे ज़्यादा जिक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही आया है, ये आप लोगों ने याद रखना है।
तो सवाल नंबर 2 का ही जूस नंबर 7 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुल्तान में वाक़ है। तो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो मुल्तान में नहीं बल्कि वो कराची में वाक़ है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका नाम भी पूछा जा सकता है, वो है मतलब कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कराची में वाक़ है। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 8 है, दिन को रात से वही निस्बत है जो सूरज को चांद से है। तो ये कॉमन सेंस इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है कि दिन को रात से वही निस्बत है जो सूरज को चांद से है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो निस्बत मतलब है इस तरह नहीं होती। तो सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 9 है, धूप का सूरज से वही तल्लक है जो पानी का बिजली से है। धूप और सूरज एक ही चीज़ है। तो आगे आगे उन्होंने पानी और बिजली अलग अलग किया, मतलब है कि पानी का और कनेक्शन अलग बताया हुआ है। पानी से वाकई बिजली पैदा होती है, लेकिन पीछे धूप का सूरज से वही तल्लक है। धूप और सूरज का तो सेम ही तल्लक है, आगे वो मुखालिफ कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आगे है सवाल नंबर 2 का जो नंबर 10 है, 1 किलो पानी का वजन 1 किलो गैस से ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी मतलब है कि आसान सवाल है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी मतलब है कि इसमें यहाँ पे अगर किलो ना होता तो फिर थोड़ा सा इसमें मतलब मसला बनना था कि काफ़ी मुश्किल सवाल होता अगर इसमें किलो ना होता। तो इसमें 1 किलो पानी का वजन 1 किलो गैस से ज़्यादा, यानी 1 किलो उन्होंने बता दिया। तो 1 किलो हम जब तोलेंगे किसी भी चीज़ को तोलेंगे, मतलब है कि चाहे हम कोई भी चीज़ तोल रहे हैं, 1 किलोग्राम चाहे गैस को चाहे पानी सेम ही वजन होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। 1 किलो पानी का वजन 1 किलो गैस से ज़्यादा होता है। ये तो मतलब बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किलो बता दिया। तो किलो चाहे मतलब गैस किलो हो चाहे पानी किलो हो, वो तो बराबर हो गए, उसमें तो फ़र्क नहीं होगा ना। तो ये बिल्कुल गलत है।